हमें और आपको बीमारियों से बचना कैसे है। बारिश में कौन सी बीमारियां दस्तक दे रही हैं, कौन सी बीमारियां हैं जिनसे हमें बचने की जरूरत है, हम क्या गलतियां करते हैं जो अगर हम ना करें तो बारिश और बाढ़ में होने वाली बहुत सारी बीमारियों से हम अपने आप को बचा सकते हैं। आज हम बात इसी पर करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर विजय कुमार अग्रवाल हैं, जो कि यथार्थ हॉस्पिटल फरीदाबाद से जुड़े हुए हैं, पल्मोनरी मेडिसिन और क्रिटिकल केयर मेडिसिन के हेड हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। फिलहाल आपके यहाँ बारिश हो रही है या नहीं? मैम इस समय नहीं हो रही, लगभग आधे घंटे पहले बारिश हो रहा था। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द इंट्रोडक्शन। थैंक यू सर। इस वक्त हम जहां बैठे हैं वहां लगातार बारिश हो रही है। सुबह से लोग बारिश में जूझते हुए अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। तो सबसे पहले आपकी जो इस वक्त प्रैक्टिस चल रही है उसी से जुड़ा हुआ सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप ओपीडी में जो मरीज देख रहे हैं, अगर सीजनल बीमारी की बात करूं तो किस बीमारी के लोग इस वक्त ज्यादा आ रहे हैं? मैम इस समय हमारे पास प्राइमरी दो तरह की प्रॉब्लम ज्यादा आ रही हैं। एक तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जिसमें अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या जिसको आम भाषा में कोल्ड कॉफ कहते हैं, वो हमारे पास काफी आ रहा है। और दूसरा जीआई ट्रैक्ट, जो खाने पीने की वजह से हमारे पास इन्फेक्शन होते हैं, जिसमें एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस, जिसमें लूज मोशन होना, वॉमिटिंग होना या टाइफाइड बुखार, ये दो चीजें हमारे सामने इस समय ज्यादा आ रही हैं। हमें ये लग रहा है कि जब ये बारिश रुकेगी अगले 10 दिन में, 5 दिन में, उसके बाद में वेक्टर बॉर्न या जो मच्छरों से बीमारियां होती हैं, डेंगू, चिकनगुनिया या मलेरिया, इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलेंगी। अभी बहुत कम केसेस इन चीजों के मिल रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अगर सर्दी जल्दी आ गई तो शायद हमें कोई आउटब्रेक ना मिले। यानी कि इससे हमें दो चीजें समझ में आती हैं डॉक्टर साहब। पहली तो ये कि जिन लोगों को सांस से जुड़ी हुई बीमारियां हैं वो मरीज आपके पास ज्यादा आ रहे हैं। दूसरा, जिनका पेट खराब हो रहा है वो मरीज आपके पास ज्यादा आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हम ये माने कि बारिश के मौसम में जिन लोगों को अस्थमा है या पहले से सांस की बीमारी है वो लोग ज्यादा खतरे पर हैं? मैम बिल्कुल ठीक है। जब कभी हम बारिश के मौसम की बात करते हैं तो तीन तरह के फैक्टर्स हैं जो हमें प्राइमरी अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर होता है, आजकल एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है या नमी बहुत ज्यादा हो रही है, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर ये होता है, इस मौसम में जो हमें वाटर सप्लाई है, चाहे वो डायरेक्ट वाटर सप्लाई है या हम बाहर से कुछ भी खा रहे हैं, उसमें काफी ज्यादा इन्फेक्शन का रिस्क होता है। और तीसरा फैक्टर जो हमारे सामने होता है, दैट इज अबाउट वेरियस, जो कि बेसिकली बहुत तरह के वायरल सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन की वजह से होता है, वो हमारे सामने आता है। तो जब हम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की बात करते हैं तो चूंकि ह्यूमिडिटी या नमी का लेवल बहुत हाई है, और ये ऐसा फैक्टर होता है जो अस्थमा या ब्रोंकाइटिस के मरीज को काफी ज्यादा प्रेसिपिटेट करता है, इनमें इन्फेक्शन को बढ़ाता है। तो यस, इस सीजन में अस्थमा, दमा, निमोनिया, इस तरह के केसेस काफी आते हैं और हमें देखने को भी मिल रहे हैं। आपने वायरल बुखार की बात की डॉक्टर साहब। जो वायरल के मरीज आते हैं, बहुत हम देखते हैं कि बारिश के मौसम में खासतौर पर बहुत समय लग जाता है ये पहचानने में कि ये सिर्फ साधारण वायरल बुखार है या कोई और बुखार है। तो इससे पहले कि उसकी पहचान पे जाएं, अगर किसी इंसान को आज बुखार हुआ है, उसको शुरुआती 1 या 2 दिन में क्या करने की जरूरत है? ऑलराइट। तो जब हम लक्षणों पे जाते हैं, केवल बुखार अगर किसी को हुआ है, आपको ये देखना है कि उसको बुखार ठंड लग के आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर किसी मरीज को ठंड लग के बुखार आ रहा, तो जो प्रोबेबिलिटीज हमारे सामने आती हैं, उसमें वेक्टर बॉर्न, जिसमें आपका मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया एक चीज हो गया, दूसरा वायरल किसी भी तरह का हो, वो दूसरा पैटर्न हो गया हमारे लिए। तीसरा, अगर उसमें रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आ रहे हैं, चेस्ट में पेन हो रहा है, बलगम आ रही है या सांस में दिक्कत हो रही है, तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हम मान के चलते हैं। और अगर पेट में दर्द हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, तब हम मान के चलते हैं कि जीआई ट्रैक्ट इन्वॉल्व है, या तो ये टाइफॉइड है या टाइफॉइड के अलावा एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस है। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि क्या बुखार हो सकता है इसमें और हमें करना क्या है। जी। सबसे एक चीज मेरे लिए ये है कि मैं ये सोचूं कि ये वायरल है, बैक्टीरियल है या कुछ और है। ये अननेसेसरी मेडिकेशन हार्मफुल होती हैं हमारे। सबसे अच्छा। इम्पोर्टेंट है कि हम ये समझे कि एसोसिएटेड फीचर्स क्या है। किसी मरीज जी। को अचानक बुखार आया, साथ में सर्दी जुकाम हो रहा है, हाई प्रोबेबिलिटी ये है कि इस मरीज को वायरल अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा। ये अच्छा पानी पीना, गर्म पानी के गरारे करना, एंटी हिस्टामिनिक टैबलेट लेना, मोन्टेलुकास्ट या लीवोसिट्राजिन, इस तरह की दवाइयां लेना सफिशिएंट होता है। बहुत जरूरी चीज होता है, अच्छा हाइड्रेट करो और रेस्ट करो। ये सिंपल उसके लिए हो।
अगर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स नहीं है, केवल ठंड लग के बुखार आ रहा है, सीवियर बॉडी पेन हो रहा है, जॉइंट्स में पेन हो रहा है, तब हम मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया की तरफ जाते हैं। इस कंडीशन को आपको इग्नोर नहीं करना है और आपको अर्लीस्ट पॉसिबल इन्वेस्टिगेट करना है। तो यही कंडीशन होती है जहां हम डिस्कस करते हैं कि जल्दी से जल्दी जांच कराएं अपनी। और तीसरी जो कंडीशन है, अगर साथ एसोसिएटेड विद, अगर ये पेट के सिम्टम्स के साथ में आ रहा है, पेट में दर्द, यूरिन का येलो होना, लूज मोशन होना या वॉमिटिंग होना, तो गैस्ट्रोएंटराइटिस और टाइफॉइड हमारे सामने पैटर्न होता है। तो अपने टेस्ट जरूर कराएं, जल्दी डे 2 डे 3 पे टेस्ट कराएं, जिससे हम जल्दी आइडेंटिफाई कर सकें और स्पेसिफिक एंटी मलेरियल या एंटी टाइफॉइड मेडिकेशन को शुरू कर सकें। आपने बहुत सारी काम की जानकारियां दी डॉक्टर साहब। इसमें पहली चीज, जैसे आपने कहा कि सांस से जुड़ी हुई अगर प्रॉब्लम है तो मॉन्टेलुकास या लिवोसिट्राजिन जैसी दवाएं फायदा दे सकती हैं। ये दवाएं क्या करती हैं और पैरासिटामोल से किस तरह से अलग होती हैं? क्योंकि आमतौर पर लोग सबसे पहले पैरासिटामोल लेते हैं। ऑलराइट, तो पैरासिटामोल बेसिकली एंटीपायरेटिक मेडिसिन है, जिसका काम होता है शरीर के जो हाई टेम्परेचर है उसको कम करना। जब पैरासिटामोल को हम अच्छी डोज में लेते हैं तब ये दूसरा काम करता है, जिसका काम मतलब होता है दर्द को कम करना। तो ये केवल एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की दवाई है। जब हम मॉन्टेलुकास या लिवोसिट्राजिन की बात करते हैं, ये एंटी हिस्टामिनिक ग्रुप की मेडिसिन होती हैं, जो हमें खांसी जुकाम होता है, जो हमारी नाक के अंदर कंजेशन होता है या गले के अंदर इरिटेशन होता है, उसको कम करती है। तो ये दोनों ही बिल्कुल अलग ग्रुप की दवाइयां हैं। पैरासीटामोल हम किसी भी बुखार में ले सकते हैं, बस एक ही चीज का ध्यान रखना होता है कि मेरे लिवर के पैरामीटर सही हो। सिट्राजिन, इनको हम रेस्पिरेटरी, ये खास करके जिन लोग दौरे आना या ब्रेन की कोई प्रॉब्लम है, वहां ये मेडिसिन बहुत सोच समझ के लेनी होती है। और दूसरा, जिन लोगों को हाइपर सेंसिटिविटी है, कई लोगों को इन दवाइयों के साथ में बहुत ज्यादा नींद आती है, तो जिनका ट्रैवलिंग जॉब है, गाड़ियां चलानी है लंबे समय, उनको संभाल के लेना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग दो तरह की चीजें होती हैं हम देखते हैं। जुकाम है तो या तो नाक बंद है या फिर नाक बह रही है। इसी तरह खांसी में भी होता है, या तो बलगम है या फिर सूखी खांसी है। तो दोनों ही केसेस में इलाज अलग तरीके से होगा। अधिकतर चीज है, आगे से 80% ट्रीटमेंट सेम होता है। जब हम बात करते हैं नाक बह रही है मेरी, इस बॉडी का डिफेंस सिस्टम क्या है, जब कभी मुझे कोई इन्फेक्शन होगा तो अगर वायरस मेरे अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होगा, बॉडी बॉडी दो तरह से डिफेंड करेगी। जो एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन करेगी, जिसको हम नाक बहना कहते हैं, राइट। तो एक ये हमारा होता है। दूसरा, कॉफ रिफ्लेक्स, कुछ भी मेरे सांस के रास्ते में या गले में जाएगा तो हम खांसेंगे। तो जो बलगम, जो नाक बहना या खांसी होने पर बलगम आना, ये डिफेंस सिस्टम है हमारा। तो पहली बात तो ये समझना है कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बाकी ये डिफेंस है इन्फेक्शन का। ट्रीटमेंट पे जब हम बात करते हैं, यस, अगर मेरा नाक में ब्लॉकेज आ रहा है, ड्राइनेस ज्यादा हो रहा है, तो हमें डिकंजेस्टेंट या कुछ मेडिसिन का जरूरत पड़ता है उसके अंदर। अदरवाइज मोरलेस कारण हमें ठीक करना है। अधिकतर वायरल इन्फेक्शन के केसेस में 5 से 7 दिन में वायरस का इफेक्ट खत्म होता है, बॉडी के अंदर IgM एंटीबॉडीज बनने लग जाती हैं, वो आपकी डिफेंस सिस्टम होता है। तो हमें सेफ्टी के साथ में चलना है। अगर 4-5 दिन हो गए सिम्टम्स को, नए सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, खास करके अगर मेरा बलगम का रंग बदल रहा है, पीला हो रहा है, गाढ़ा हो रहा है, या मुझे सांस में दिक्कत हो रही है, या मेरे को बलगम में खून आया है, या मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है, इन कंडीशंस में हमें डेफिनेटली डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना है और हो सकता है हमें एंटीबायोटिक शुरू करनी पड़े। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बहुत काम की जानकारी आपने दी। अक्सर डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आप जुकाम की दवा लेंगे तो 7 दिन में ठीक होगा, नहीं लेंगे तो 1 हफ्ता लगेगा। क्या ये बात सही है? 7 दिन और 1 हफ्ता तो एक ही बात हो गया मैडम। इसीलिए तो डॉक्टर्स ये कहते हैं लेंगे तो 7 दिन, नहीं लेंगे तो 1 हफ्ता। मैडम देखिए, क्या होता है ना कि जब हम वायरल इन्फेक्शन की बात करते हैं, तो वायरल इन्फेक्शन को बाय डिफॉल्ट ठीक होना है। कोई भी वायरस हमें इन्फेक्शन होता है जो परमानेंट नहीं है। मैं बात नहीं कर रहा HIV, HBsAg, HCV की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सीजनल वायरल इन्फेक्शन होते हैं, 5 से 7 दिन के अंदर बॉडी का डिफेंस सिस्टम, जिसको हम IgM एंटीबॉडी बोलते हैं, वो जनरेट होता ही होता है और आपको बचाता ही बचाता है। तो दो चीजें, P फॉर पानी और P फॉर पैरासीटामोल, अधिकतर इन केसों में सफिशिएंट होते हैं। सिम्टोमेटिक तौर पर हम अदर मेडिकेशंस को लेते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली
आज की डेट में ओवर द काउंटर अवेलेबिलिटी की वजह से लोग डे 1 या डे 2 पे या केमिस्ट से दवाई लेके डे 1 या डे 2 पे एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं। खास करके एक एजिथ्रोमाइसिन एक ऐसी एंटीबायोटिक है जो सबको समझ में आता है कि भैया सर्दी जुकाम की दवाई है। नहीं जी नहीं, एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है और बहुत केयरफुली लेनी चाहिए। अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तभी लेनी है, अदरवाइज नहीं लेनी है। ज्यादा यूज करने से एंटीबायोटिक्स को रेजिस्टेंस हो जाता है। तो आप ठीक कह रहे हैं, 7 दिन वाली बात बिल्कुल फिट है कि अगर कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो हमें ठीक होना ही है। अगर बिल्कुल कॉम्प्लिकेशन है तो उनको अर्ली आइडेंटिफाई करें और ट्रीटमेंट कराएं। बिल्कुल, जिस बात पर डॉक्टर अग्रवाल ने बहुत ज्यादा जोर दिया वो ये है कि बिना जरूरत पहले दिन दूसरे दिन बिना डॉक्टर की सलाह के अगर आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो इस बात का ख्याल रखिए कि कभी गंभीर बीमारी होने पर जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी तो हो सकता है तब वो आपकी बीमारी पर काम ही ना करे, क्योंकि आपकी बॉडी उस दवा को ले लेकर इतनी रेजिस्टेंट या इतनी तैयार हो चुकी है उस दवा के खिलाफ कि अब वो दवा बेअसर हो रही है। डॉक्टर साहब, आपने टाइफाइड का जिक्र किया। अक्सर हम देखते हैं कि टाइफाइड बहुत मुश्किल से पकड़ में आता है, डायग्नोसिस उसका नहीं होता। क्या उसकी वजह है कि टाइफाइड को पकड़ना मुश्किल होता है, और क्या ये बात सच है कि टाइफाइड को डायग्नोज करने में समय लगता है? देखिए, टाइफाइड को लेकर के हमारे सोसाइटी में बहुत सारे मिथ हैं या भ्रांतियां हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि लोग एक विडाल टेस्ट करके, एक टेस्ट होता है जो हम टाइफाइड में करते हैं। टाइफाइड के टेस्ट में विडाल का टाइट्रेशन वैल्यू होती है, उसको लोग गलत पढ़ाई करके या गलत रीडिंग दे करके कह देते हैं आपको टाइफाइड हो गया। तो इसको बहुत गलत तरीके से सोसाइटी में यूज किया जाता है। मैं सबसे निवेदन करूंगा, प्लीज विडाल टेस्ट को समझें क्या चीज होती है। पहले 7 दिन के बुखार में विडाल टेस्ट की बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है, ये हमें समझना है। टाइफाइड को डायग्नोस करना बहुत टफ काम नहीं है। सिम्टम अगर आपका स्टेप लेडर पैटर्न आ रहा है, पेट के आपके सिम्टम्स आ रहे हैं, आपके एलएफटी या लिवर फंक्शन टेस्ट में जो आपकी वैल्यूज हैं वो बढ़ी हुई हैं, आपने टाइफीडॉट आईजीएम एंटीजन टेस्ट करते हैं, एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं जो अर्ली डिटेक्ट होता है। इवन दो इस टेस्ट का भी कुछ फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव वैल्यू होती है। और जो गोल्ड स्टैंडर्ड है दैट इज ब्लड कल्चर। तो अगर हम इन टेस्ट को इनिशियल स्टेज में करते हैं तो हम टाइफाइड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और यानी आइडेंटिफिकेशन अगर इसीलिए जरूरी है कि आपको अप्रोप्रिएट टाइम पे टाइफाइड की एंटीबायोटिक शुरू करनी है। जी, टाइफाइड के बारे में ही कहा जाता है डॉक्टर साहब कि मियादी बुखार है, 15 दिन लेगा, दिन में बुखार कम होगा, रात में ज्यादा होगा। ये बातें सही हैं? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि स्लो प्रोसेस है। आपके मेनली जीआई ट्रैक्ट और हेपेटिक सिस्टम या लिवर के सिस्टम को अफेक्ट करता है। और जैसे मैंने बताया, स्टेप स्टेप लेटर पैटर्न है, सो आपको डिटेक्ट करने में टाइम लग जाता है। प्लस कल्चर जब हम कराते हैं, जो इसका गोल्ड स्टैंडर्ड है वो कल्चर है, और जब हम कल्चर कराते हैं तो उसकी रिपोर्ट आने में हमें 3 से 4 दिन का टाइम लगता है। इसलिए पकड़ने में टाइम लगता है और रेस्पॉन्स में भी टाइम लगता है। टाइफाइड के केसेस में हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हमें कितने पर्टिकुलर टाइम तक एंटीबायोटिक्स देनी है। यूजुअली जल्दी एंटीबायोटिक्स नहीं बंद करती। क्या ये थोड़ा लेमैन क्वेश्चन है, क्या ये बात सच है कि फिजिकल एग्जामिनेशन, कई बार कहते हैं कि नब्ज को पकड़ के या फिजिकली चेक करके टाइफाइड को पकड़ना टेस्ट के मुकाबले ज्यादा आसान है? क्या ये बात सच है? मैडम, ये उतना ही है जो हमारी हिंदी पिक्चरों में नब्ज पकड़ के कह देते हैं यू आर प्रेग्नेंट। सिंपल। सिंपल नहीं कर सकते मैडम। नब्ज पकड़ के जी हम जो चीजों को पता करते हैं उसके अंदर हमारा पल्स वॉल्यूम होता है। मेरी जी बॉडी के अंदर ब्लड बह रहा है, उसमें वॉल्यूम कितना है। जो मेरे हार्ट की रिदम्स हैं वो रेगुलर हैं या इरेगुलर हैं। इन चीजों को हम पकड़ते हैं नब्ज से। टाइफॉइड, प्रेगनेंसी, इन चीजों को हम नहीं पकड़ सकते नब्ज से, पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल, ये फ़िल्मी कहानियों में होता है और इसीलिए आपकी बीमारी जो है वो समय लेकर आती है, समय लेकर ही जाती है, और समय पर पकड़ने के लिए जो टेस्ट डॉक्टर साहब ने बताए हैं, उनके भरोसे रहना चाहिए, ना कि समाज में जो मिथ फैले हैं, उनके भरोसे कि हकीम साहब ने जो बात नब्ज़ देखकर बता दी, उसके लिए डॉक्टर साहब ने टेस्ट कराए। उन टेस्ट को कराने की कोई वजह होती है। अब ये बात हुई डॉक्टर साहब उन बीमारियों की, जैसे हमने टाइफाइड की बात की, वायरल की बात की। जो पेट खराब होने से होने वाली बीमारियाँ हैं और उसकी वजह से होने वाले बुखार हैं, क्या ये बात सच है कि इसमें कई बार लोगों की खुद की गलतियाँ, अनहाइजीनिक खाना, खराब पानी, बाहर से खाना, ये सब ज़िम्मेदार होता है? देखिए, जब हम इस सीजन में गैस्ट्रो ट्रैक्ट या पेट के इन्फेक्शंस की बात करते हैं तो मोटा मोटा 3-4 चीजें हमारे सामने आती हैं। उसमें एक होता है टाइफाइड, जो हमने डिस्कस किया। दूसरा होता है एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस, आम भाषा में जिसको दस्त या पेचिस कहा जाता है।
तीसरा हमारे लिए होता है लेप्टोस्पायरोसिस। ये एक बैक्टीरिया है जो हमारे सामने आता है, और कुछ केसेस में कोलेरा या आपने हैजा का नाम सुना होगा। जी। तो इन सारी बीमारियों की बात करते हैं तो इनका जो ट्रैक है या बॉडी में घुसने का सिस्टम है वो ओरल रूट है। इस सीजन में चूंकि हमारे पास पानी पॉल्यूटेड काफी होता है, और अगर हम बाहर से खाना खाते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि वो इन्फेक्टेड वाटर होगा, क्योंकि वाटर एक्यूमुलेट कई जगह पर होता है, और जहां वाटर एक्यूमुलेट होगा उसके अंदर बैक्टीरिया पैदा होंगे और उसके ऊपर मच्छर पैदा होंगे। ये एक हैं, तो जीआई ट्रैक्ट या पेट के इन्फेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमारे लिए बहुत हाई हो जाती है। एक और फैक्टर होता है इस सीजन में जो होता है हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई। ये भी हमारे लिए ओरोफिकल रूट होता है, बेसिकली खाने पीने की चीजों से ही आता है। तो यस, बहुत अच्छी तरह समझने की जरूरत है कि इस सीजन में अनकुक्ड फूड को और अनस्टेराइल वाटर को बाहर से नहीं पीना है। ओके, अब इसमें दो चीजें हैं डॉक्टर साहब। क्या मॉनसून में ऐसे कुछ फूड आइटम्स हैं या कुछ चीजें हैं जिन्हें अवॉइड करना चाहिए, जिन्हें नहीं खाना चाहिए? देखिए, मैं पर्टिकुलर किसी फूड के लिए नहीं बोलूंगा, मैं रादर ये बोलूंगा कि आप कहाँ से ले रहे हो, क्या वो हाइजीन नहीं है, ये हमें समझना है। अनकुक्ड तो नहीं है। इस सीजन में हम बहुत सारे वेजिटेबल्स, खीरे, ककड़ी, टमाटर, पपीता, इन चीजों को खाते हैं, और कई बार हम प्रॉपर क्लीन किए किए बिना ही खा लेते हैं। ये हमारे लिए प्रॉब्लम की चीज है। जो रोड साइड हमें खाना मिलता है, चाहे वो आपके दिल्ली के फेमस छोले भटूरे हो या पानी टिक्की हो या आलू टिक्की हो, उसमें प्रॉपर अगर हाइजीन का ध्यान नहीं रखा गया है तो हमारे लिए प्रॉब्लम की चीज होती है। क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, तो एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम हॉट, ये दो चीजें भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। तो इस तरह से हमें खाने का ध्यान रखना है कि अनकुक्ड नहीं खाना है, और जो चीज हाइजेनिक नहीं है वो नहीं खाना है, और एक्सट्रीम हॉट एंड कोल्ड नहीं लेना है। डॉक्टर साहब, पानी को लेकर लोग हमेशा डाउट में रहते हैं। कुछ लोग बॉटल्ड वाटर पर भरोसा करते हैं, कुछ आरओ वाटर पर करते हैं, और कुछ को लगता है कि बॉईल करने से अच्छा कुछ नहीं है। आप क्या मानते हैं कि सबसे कम प्रॉब्लम वाला पीने का पानी, या जिसे हम सबसे शुद्ध माने, वो पानी कौन सा होना चाहिए? मैम, दैट ऑल डिपेंड, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके आसपास का सरकमस्टांस क्या है। एक तो ये क्लियर है कि अगर प्योर तरीके से प्यूरिफाइड करके बोतल को पैक किया गया है तो बॉटल वाटर इज रिलेटिवली सेफ। अच्छा है केवल इस बात के कि वो प्लास्टिक में पैक है, ये एक जी नेगेटिव पॉइंट होता है, जी। अदरवाइज सेफ हम मानते हैं। बॉइल्ड वाटर, यस, ये बॉइल्ड वाटर को हमें सिर्फ ये समझना है कि हमें एक बॉइलिंग टेम्परेचर तक जाना है और फिर उसको ठंडा करना है। तो लगभग 30 से 40 मिनट तक अगर आपने पानी को बॉईल किया है वो हम सेफ मानेंगे। उसके अगर पोस्ट ठंडा होने के बाद में अगर उसमें कोई कंटामिनेशन नहीं हुआ है। आरओ वाटर, अगर आपने रेगुलर अपना आरओ का फिल्ट्रेशन और मेम्ब्रेन को चेंज किया है तो आपके लिए सेफ होता है। हमेशा अच्छा रहता है कि जितना स्टोर वाटर है, कई बार घर के पानी के टैंक से आपके आरओ में सिस्टम जाता है, तो आप कई बार डिसइंफेक्टेंट को आप यूज कर सकते हो। समथिंग लाइक पोटेशियम परमैंगनेट होता है, आप थोड़ा सा उसमें डाल दीजिए पानी की टंकी में, आपको काफी कुछ हेल्प करेगा इस तरह का। लेकिन अनकुक्ड अनस्टेराइल वाटर को यूज नहीं करना है। डॉक्टर साहब, जो लोग इस समय फ्लड लाइक सिचुएशन में हैं, जहां पर पानी की भी किल्लत है क्योंकि कई जगह बिजली कट गई है, पानी की सप्लाई नहीं है, उनके पास बहता हुआ पानी तो बहुत है लेकिन शुद्ध पानी हो सकता है ना मिले, ऐसे सिचुएशन में, क्राइसिस सिचुएशन में क्या किया जा सकता है कि कम से कम पानी की शुद्धता इंश्योर की जा सके? मैम, ऐसी स्थिति जहां पर बाढ़ग्रस्त लोग हैं, मैं भी एक बार इसको फेस कर चुका हूँ। तो अच्छा। हाँ, मैं बाढ़ में था 15 दिन, तो मुझे इसका एक्सपीरियंस है। और जो हम करते थे वो ये करते थे कि पानी को बॉईल करते थे, उसको ठंडा करते थे और पीते थे। और यही एक तरीका है जो आपको मदद करेगा। अगर आपके पास बाहर से सहायता आ रही है, स्टेराइल वाटर आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज उसको गर्म कीजिए, बॉईल कीजिए, ठंडा कीजिए और पीजिए। ओके डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं, बारिश जब खत्म होने की तरफ होगी तब मच्छरों से जुड़ी हुई बीमारियां आने लगेंगी। ऐसे में सबसे पहले लोग बचाव के लिए बहुत सारे मस्कीटो रेपेलेंट्स यूज करते हैं, कुछ लोग स्प्रे करते हैं, कुछ लोगों के घर में एक वो लगा रहता है, कुछ लोग अभी भी कछुआ छाप टाइप किसी कॉइल का यूज करते हैं। आप क्या सलाह देंगे? कुछ क्रीम्स भी यूज करते हैं जो लगाने वाली क्रीम्स होती हैं।
बिल्कुल, हमें पता है कि जैसे ये बारिश बंद होगी और पानी में मच्छर पैदा होने शुरू होंगे तो वेक्टर बॉर्न डिजीज जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया हमारे सामने आएंगे। मच्छरों से बचाव तो हमें करना ही है। ठीक है, जो बेस्ट चीज हमें लगता है दैट इज, अगर आप कोई मच्छरदानी यूज करते हैं और कर सकते हैं तो आपके लिए सेफ है, क्योंकि वहां आपका केमिकल एक्सपोजर नहीं हो रहा है। उसके बाद में जो दूसरी चीज आती है वो आती है, खास करके कई लोगों को आपने देखा होगा मॉस्किटो रेपलेंट यूज करते हैं, गुड नाइट जैसी चीजों को यूज करते हैं। आप गुड नाइट यूज कर सकते हैं कमरे के अंदर, लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि कमरे का कोई ना कोई गेट या खिड़की खुली हो। बंद कमरे के अंदर अच्छा। इनको यूज नहीं करना है। जिन लोगों को इससे एलर्जी, अस्थमा, दमा के मरीज होते हैं उसमें ये प्रॉब्लम्स को बढ़ा देता है। कभी भी बंद कमरे के अंदर आपको कछुआ मच्छर, वो जो जलाने वाली चीजें आती हैं, वो बंद कमरे में कभी भी, बंद घर में, बंद कमरे में यूज नहीं करनी है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे इरिटेंट होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो आपकी प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकते हैं। मॉस्किटो रिपेलेंट जो हम क्रीम लगाते हैं शरीर के ऊपर, यस लगा सकते हैं, आपको कुछ हेल्प करेगा। बट उसमें भी एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी एक्सपोज्ड स्किन है, आंख, नाक, मुंह, कान, इन किसी कहीं पर उसका टच नहीं होना चाहिए, या क्लियर वो कनेक्शन नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। तो जी। आप किसी भी तरीके से मेथड को यूज कर सकते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर मेथड की सेफ्टी का जरूर ध्यान रखना इसका मतलब ये भी हुआ डॉक्टर साहब कि जिन लोगों को सांस की बीमारी रहती है उन लोगों को इस तरह के स्प्रे से बचने की जरूरत है। है। बिल्कुल बचना है, उनके लिए सबसे सेफ रहता है कि मच्छरदानी में रहें, पूरे बाजू के कपड़े पहने और बॉडी के हम्म, कम से कम पार्ट को एक्सपोज रखें। जी। अब डॉक्टर साहब कोई मरीज अगर आपके पास आता है बुखार को लेकर, खासतौर पर ऐसे सीजन में जब बुखार के बाद मच्छर बहुत पनप रहे हैं, बारिश के बाद मच्छर बहुत पनप रहे हैं, तो ये पहचानना कितना अहम है कि उसको डेंगू है, चिकनगुनिया है या मलेरिया है, और इसको पहचानने के क्या तरीके हैं? बिल्कुल मैम, देखिए सबसे अच्छी चीज तो हमें ये समझनी पड़ेगी सबसे पहले कि वो बुखार का पैटर्न क्या है। इन सारी चीजों में जो बुखार आता है उसमें ठंड लग के बुखार आता है, और साथ के साथ बॉडी में जॉइंट्स में पेन होता है। ये कॉमन सिम्टम है जो सबके अंदर होते हैं। यूजुअली इन तीनों चीजों में, डेंगू, मलेरिया या चिकनगुनिया, शुरू में हाई ग्रेड फीवर शुरू होता है। डे 1, डे 2 पे 102, 103 बुखार शुरू हो जाता है। इससे भी आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। हमें जो इम्पोर्टेंट चीज है, चाहे वो डेंगू है या चिकनगुनिया है, ये वायरल फीवर हैं और इनको अपने आप सेटल होना है, इनके लिए कोई स्पेसिफिक मेडिकेशन नहीं होती। लेकिन मलेरिया में जब तक हम एंटी मलेरियल ड्रग नहीं देंगे, वो अपनी प्रॉब्लम्स बढ़ाता जाएगा और कॉम्प्लिकेशंस की रिस्क बढ़ जाएगी। कोई भी पेशेंट जो हमारे पास ठंड लग के बुखार, जॉइंट पेन, बॉडी पेन के साथ में आता है, उनका हमें डे 1, डे 2, डे 3 पे कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं। जैसे डेंगू के लिए हम NS1 एंटीजन चेक करते हैं, मलेरिया के लिए हम रैपिड मलेरिया कार्ड टेस्ट या पेरिफेरल स्मीयर चेक करते हैं, और इसी तरह से चिकनगुनिया के लिए एंटीजन और एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट होता है। तो ये आपको कराना है, जिससे कि हम कम से कम उन बीमारियों को जल्दी पकड़ पाए जहां हमें स्पेसिफिक ट्रीटमेंट का जरूरत है। जी। सिम्टोम, क्या हर केस में टेस्ट कराने की जरूरत पड़ती ही है, या फिर बीमारी ठीक हो गई तो फिर इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ था? नहीं मैम, बहुत फर्क पड़ता है। अगर मैं डेंगू की बात करता हूं तो यूजुअली डेंगू में 4 से 5 दिन के बाद बुखार खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम उसके बाद में शुरू होती है। जो हमारे प्लेटलेट डाउन होने शुरू होते हैं वो 5वें 6वें दिन के बाद में शुरू होते हैं। जो हमारे लिवर का इन्वॉल्वमेंट होता है या सिस्टमिक सर्कुलेशन के कॉम्प्लिकेशन होते हैं, वो यूजुअली 5 से 6 दिन के बाद में शुरू होते हैं। अगर आपको ठंड लग के बुखार आया है, अगर आपको जॉइंट पेन्स हुआ है, बॉडी पेन्स हुआ है, हाई ग्रेड फीवर हुआ है, तो इसको इग्नोर ना करें। अगर आप शुरू की स्टेज में इन्वेस्टिगेशन नहीं करा पाए हैं तो सिंपल चौथे या 5वें दिन एक CBC करा कर जरूर देखें। अगर हमारे पैरामीटर्स हिल रहे हैं या कम हो रहे हैं तो हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन का जरूरत पड़ेगा। एज अ डॉक्टर, इन तीनों बुखार में से आपके लिए मुश्किल क्या है ट्रीट करना, डेंगू, चिकनगुनिया या मलेरिया? मैम, जब हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं तो इन तीनों में डेंगू के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो एक्यूट होते हैं। हालांकि बहुत कम केसेस में होते हैं लेकिन लीथल होते हैं।
तो डेंगू के पेशेंट जब कॉम्प्लिकेटेड केसेस लाइक मल्टीपल मल्टी ऑर्गन फेलियर या सिस्टमिक इन्फेक्शन में फंसते हैं, उनको ट्रीट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए। तो इन सब में सबसे बेकार चीज हमारे लिए डेंगू हम मान के चलते हैं। मलेरिया एक बार आइडेंटिफाई हो जाए तो हमारे पास बहुत अच्छी एंटी मलेरियल ड्रग्स है और हम अधिकतर पेशेंट्स को उस पर बचा लेते हैं, अनलेस अदरवाइज कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस ना हो। चिकनगुनिया प्रोलॉन्ग इलनेस है, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है हमारे पास और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट रहता है। यूजुअली चिकनगुनिया के साथ में लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस जॉइंट पेन्स के रूप में तो रहते हैं, लेकिन लाइफ या डेथ वाली कहानी बहुत कम केसेस। तो यस, डेंगू सिक है हमारे लिए। चलते चलते डॉक्टर साहब हम चाहेंगे कि आप लोगों का एक और भ्रम दूर करें। बहुत लोगों को लगता है कि एक बार डेंगू हो गया तो उसके बाद फिर जीवन में नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। डेंगू के अलग अलग स्ट्रेन्स होते हैं। यूजुअली अधिकतर लोगों को 4 स्ट्रेन्स के बारे में पता है। तो अगर आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रेन हुआ है तो आपको बाकी स्ट्रेन्स भी हो सकते। तो आपको लाइफ में एक बार से ज्यादा डेंगू हो सकता है। डेंगू के साथ में कोई परमानेंट एंटीबॉडीज फॉर्मेशन पर्टिकुलर एक स्ट्रेन पे तो हो सकती है, लेकिन पूरी स्पीसीज पे नहीं हो सकती। तो आपको एक से ज्यादा बार डेंगू हो सकता है। जी, और कोई भी बुखार हो आपको, हम उम्मीद करेंगे कि आप हाइड्रेशन, यानी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा पानी और पैरासिटामोल, ये दोनों वाकई बहुत मददगार साबित होते हैं, बीमारी को कॉम्प्लिकेट होने से बचाते हैं। लेकिन अगर ऑलरेडी आपको कोई बीमारी है, आप पहले ही आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो किसी भी मामले में रिस्क लेना ठीक नहीं है, क्योंकि एक मच्छर भी जानलेवा हो सकता है और बाढ़ किस तरह की तबाही ला रही है और कितनी जानें ले रही है वो हमारे सामने है। कम से कम अपनी गलतियों से हम अपनी जान को मुश्किल में न डालें। इसीलिए हमने इस लाइव के जरिए आपको बारिश के दौरान बीमारियों से बचने की छोटे छोटे टिप्स दिए हैं और बारिश के बाद किस तरह से मच्छरों से होने वाली बीमारियों से आपको अपने आप को बचाना है, उसकी जानकारी भी डॉक्टर अग्रवाल ने आपको डिटेल में दी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब हमसे जुड़ने के लिए। हम उम्मीद करेंगे कि आप भी सेहतमंद रहें और लोग बारिश का मजा लें, बीमारी से दूर रहें। बिल्कुल सही कहा मैडम, मौसम है मजा लेने का, लेकिन सावधानी के साथ। थैंक सावधानी यू सो मच। बरतें और स्वस्थ रहें। नमस्कार। नमस्कार।